नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज़। आपको बता दें कि 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन 2024 के नवंबर में ही 4 जगहों पर विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। ऐसे में हम अभी पहुंचे हैं पटना के आलमगंज इलाके में। हमारे साथ है जनसुराज के मोहम्मद शहजाद। तो शहजाद भाई पहले तो जदयू में थे, लेकिन जदयू छोड़ के वो जनसुराज ज्वाइन किए हैं। तो चलिए अभी इनसे कुछ बात करते हैं उपचुनाव को लेकर। शहजाद भाई, मतलब कि अभी बिहार में 4 जगहों पर उपचुनाव है, क्या कहिएगा आप? जनसुराज कहीं नज़र आ रही है? ऑब्वियसली सिर्फ जनसुराज ही जनसुराज नज़र आ रही है। 2 अक्टूबर को जनसुराज लॉन्च हो चुका है और उसी दिन उपचुनाव की हमारी टीम ने घोषणा भी कर दी है कि बिहार में जो उपचुनाव 4 जगह पे होने वाला है, उसमें जनसुराज चारों जगह पे इलेक्शन लड़ेगी। जनता से पूछकर इन बातों का फैसला किया गया है और जनता ने हामी भरा है कि जनसुराज को उपचुनाव में ही इलेक्शन लड़ना है और लोगों को हराना है, वैसी पार्टी को हराना है जिसने बिहार को बर्बाद कर दिया। तो हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी चारों सीट पे इलेक्शंस लड़ने जा रहे हैं, जिसमें बेलागंज है, इमामगंज है और रामगढ़ है और तरारी क्षेत्र है, जिसमें आज तरारी कैंडिडेट की घोषणा हो चुकी है हमारे पार्टी की, जिसमें हमारे प्रमुख उप सेना के अध्यक्ष रहे हैं, वो उनको कैंडिडेट एसके सिंह को कैंडिडेट बनाया गया है, जो तरारी के काफ़ी मजबूत और कद्दावत आदमी हैं और जनता उनकी बातों को सराहती है और काफ़ी एक ऑनेस्ट आदमी है। ये बात आप जान लीजिए। बिहार में इस समय जनता को एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो बिहार के लिए कुछ कर सके, इसलिए चारों जगह पे हम लोग इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और हमारी पूरी टीम अब बेलागंज और इमामगंज की ओर निकलने जा रही है और लोगों से संवाद करने के लिए आ रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि हर जगह जनसुराज ही नज़र आ रहा है। जितने मजबूती से जनसुराज पार्टी लॉन्च हुई है, अभी लॉन्च हुए कुछ दिन भी नहीं हुए हैं कि ओवैसी अंबर साहब ने पार्टी छोड़ के आरजेडी ज्वाइन करने का मन बना लिया। क्या ऐसा क्या मतलब उनको पार्टी में कमी नज़र आ गई? क्या मतलब वो 2025 में अपनी हार देख के डर गए और दूसरा पल्ला पकड़ लिया? देखिए, इनफैक्ट अवैस अंबर जी ने जनसुराज को ज्वाइन किया था और जनसुराज के अंदर उन्होंने काम भी किया और उनमें एक बेचैनी सी ज़रूर थी। एक्चुअल उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि वो नॉन पॉलिटिकल आदमी है। उन्होंने पॉलिटिक्स को कभी देखा नहीं, समझा नहीं और नॉन पॉलिटिकल आदमी थे। हड़बड़ाहट में थे, पद के लिए हड़बड़ाहट में थे, पोस्ट के लिए हड़बड़ाहट में थे। उनकी बेचैनी कुछ ज़्यादा थी। उनको पेशेंस रखना चाहिए था और जिस तरह से वो पार्टी को छोड़े हैं और आरजेडी का दामन शायद वो थाम रहे हैं, उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये बात आप जान लीजिए। इसलिए कि जनसुराज मात्र एक बिहार में एक ऐसी पार्टी खड़ी हुई है जिसके कारण इंटायर पार्टी में काफ़ी घबराहट पैदा हो चुकी है। और आप देखिए आज आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड को वो अल्पसंख्यक की बात करने लगे हैं। अल्पसंख्यक नेता को वो फ्रंट पे लाने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे बार बार उनसे मीटिंग और संवाद कर रहे हैं। ये बात आप जान लीजिए। तो ये जनसुराज प्रशांत किशोर जी की ही देन है कि आज मुसलमानों को और जो अल्पसंख्यक के लोग हैं उनको मान सम्मान इज्जत मिलने जा रही है। ये बात आप जान लीजिए। आप बोल रहे हैं कि जनसुराज केवल अभी मतलब मुसलमानों की हक की बात करी है, लेकिन शुरू से देखा जा रहा है कि आरजेडी और जदयू भी मुसलमानों की हक की बात करती आई है और बिहार के 90% मुसलमान जदयू और आरजेडी के साथ थे अभी तक। आरजेडी का जो ललटेन है उसका तेल मुसलमान को ही कहा जाता है। इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, सवाल ये कि बिहार में एक भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार बिहार के लोगों को परेशान करती रहती है, एक सांप्रदायिकता हर जगह फैलाती रहती है। हिंदू मुसलमान वो लोग ज़्यादा क्या करते हैं, इसलिए अल्पसंख्यक लोग भारतीय जनता पार्टी से घबरा करके कभी आरजेडी को वोट कर देते हैं, कभी जनता दल यूनाइटेड को वोट कर देते हैं। हकीकत इनफैक्ट ये है कि 33-34 साल से लगातार जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी प्रमुख ने इन लोगों ने लगातार इंटायर बिहार का शोषण किया। ये बात जान लीजिए। और उसमें सबसे ज्यादा समझिए कि माइनॉरिटी का, अल्पसंख्यक का, मुसलमानों का शोषण किया गया है। लगातार मुसलमानों के पॉलिटिकल कैरियर को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। इनफैक्ट बिहार में बहुत ऐसा समय आया जब किसी मुसलमान को चीफ मिनिस्टर, डिप्टी सीएम और अच्छे ओहदे पे रखा जा सकता था और यहाँ के मुसलमानों के लिए कुछ बेहतरी किया जा सकता था, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। लगातार मुसलमानों का ही नहीं, इंटायर समाज का
का इन लोगों ने शोषण किया, बिहार में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। बिहार का प्लान जस का तस 40 साल से होता आ रहा है। आप देखिए 10 साल 10,000 और 15,000 के लिए लगातार लोग बिहार से बाहर जा रहे हैं। आप इसको उठा के देख लीजिए किस तरह से जनता यहाँ की परेशान है। ना यहाँ नौकरी है, ना कल कारखाना है और ना एजुकेशन से। एजुकेशन के हालात ऐसे हैं कि आप देखिए इंटायर सरकारी स्कूल के पास आप जा करके देखें, उनके ग्राउंड में जा करके देखें, टूटे फूटे जगह पे बच्चे पढ़ते हैं जहां पे मिडिल क्लास के लड़के तो पढ़ ही नहीं सकते हैं। ये बात आप जान लीजिए। तो हालात बिहार की बहुत खराब है। इस बार पूरी उम्मीद है आप री इलेक्शन में ही, ये इस उपचुनाव में ही आप देख लेंगे मजबूती से जन स्वराज अपने आप को सामने रखेगा और जनता की ये डिमांड है और जनता इनको जिताएगी। ये बात कहा जा रहा है, जदयू के लोग कहते हैं या फिर आम जनता से भी सुनने को मिलता है कि नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं। जब से वो पार्टी में आए हैं तब से बिहार का विकास हुआ है, विकास आगे की ओर बढ़ रहा है। चाहे पुल वगैरह का निर्माण हो या फिर स्कूल में बच्चियों को पढ़ाई को बढ़ावा देने का काम हो। और कहा जा रहा है कि जब से नीतीश कुमार जी आए हैं शिक्षा के मतलब क्षेत्र में सुधार देखने को मिला है। क्या कहिएगा? कब तक ये आप कहते रहेंगे कि नीतीश कुमार जी डेवलप कर रहे हैं? आज भी बिहार हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ देश है। ये बात आप जान लीजिए। आप मानते हैं कि नहीं कि नीतीश कुमार जी के आने के बाद से बिहार विकास की ओर आगे बढ़ा है? आप ये बताइए, पहले जो कुर्सी होती थी वो काठ की कुर्सी हुआ करती थी, आज गद्दे की सोफा हुआ करती है। तो डेवलपमेंट तो हर चीज में होता है ना, लेकिन बिहार को जहां पे पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच सका। आप एजुकेशन के हालात बहुत खराब हैं। आज प्लान नहीं रुका है, इसको आप गौर से देखिए। और जन स्वराज का मिशन है सबसे पहले बिहार से प्लान को रोकना है और प्लान को रोकने के लिए बिहार में कल कारखाना को खोलना होगा, यहाँ पे डेवलपमेंट करना हो पड़ेगा, बिहार में रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये बात जान लीजिए, तभी जाके बिहार का प्लान रुकेगा, बिहार का डेवलपमेंट होगा। ये बात आप क्या लगता है कि जन स्वराज अगर सत्ता में आती है तो पलायन रोक पाएंगे? क्योंकि पलायन रोकने की जो बात है वो बहुत बड़ी बात है। आज तक बहुत बड़े राजनीतिक नेता जो हैं वो दावा किए हैं कि वो पलायन रोक देंगे सरकार में आने के बाद, लेकिन आज तक किसी से भी पलायन नहीं रुका है। तो क्या गारंटी है कि जब जन स्वराज सत्ता में आएगी तो पलायन रुक जाएगा? जन स्वराज का फर्स्ट मिशन है, ये बात आप जान लीजिए, पलायन रोकना। लगातार प्रशांत किशोर ने कहा है कि मेरी सरकार जैसे ही आएगी उसके बाद सबसे पहले प्लान रुकेगा। यहाँ पे 10,000 से 15,000 की नौकरी वाले जो लोग बाहर जाया करते हैं उनको जाने की नौबत नहीं आएगी। मैं इस तरह बिहार को डेवलप कर दूंगा, इस तरह माहौल बिहार के अंदर बना दूंगा कि यहाँ के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और ये बात सत्य है, ये बात आप जान लीजिए। प्रशांत किशोर जी जो कहते हैं उसको करते हैं। इन्होंने लगातार इंटायर हिंदुस्तान के बड़ी बड़ी पार्टी के साथ काम किया है और उन्होंने सफल होकर के दिखाया। और राजनीति में जिस तरह से वो चैलेंज कर रहे हैं उपचुनाव में, ये बात आप जान लीजिए, जिस तरह से जनता का एक जन सैलाब उनके साथ आ रहा है। अब जिस तरह से आप पटना में जितने भी प्रोग्राम और फंक्शन हो चुके हैं जन स्वराज के, आप देखिए वहां पे जनता का जन सैलाब आया है। तो ये साबित करता है कि प्रशांत किशोर बिहार को चाहिए, बिहार की डिमांड है, बिहार की जिद है, बिहार का जुनून है, युवा का जुनून है जन स्वराज, प्रशांत किशोर। इसलिए इस बार आप उपचुनाव में देखेंगे, 4 उपचुनाव में आप देखेंगे ये जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और जितनी भी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सांप्रदायिकता फैलाती रहती है, इन लोग का सफाया हो जाए। क्या लगता है 4 सीट पे चुनाव है, उपचुनाव है बिहार का, तो कितने सीट मतलब जन स्वराज को मिलने वाला है? ऑब्वियसली हमारी टीम 4 सीट पे मजबूती से इलेक्शन लड़ रही है और जो कैंडिडेट वहां पे आ रहे हैं वो किसी चीज को पाने के लिए नहीं आ रहे हैं, जनता को देने के लिए आ रहे हैं। ये बात आप जान लीजिए। जो भी कैंडिडेट होंगे वो जनता को देने के लिए इस बार आएंगे। खुली घोषणा है कि मैं जनता के लिए आ रहा हूं, इसलिए पूरी उम्मीद है कि हम लोग 4 सीट पे बेहतरीन करेंगे, बेहतर करेंगे। बिहार की राजनीति कहीं हिंदू और मुसलमानों के बीच में रह के तो सिमट नहीं गई, क्योंकि कुछ नेता लोग हिंदू को बढ़ावा देते हैं और कुछ नेता लोग मुसलमान को बढ़ावा देते हैं, और हिंदू मुसलमान भी अपनी अपनी हक की मांग कर रहे हैं। बिहार के हक की मांग कोई नहीं करता दिख रहा है, चाहे हिंदू जनता हो या फिर मुसलमान जनता हो। अब हाल ही में आप देख सकते हैं कि गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री जो कि हैं वो दावा किए हैं कि वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे। इस पर क्या कहिएगा? आखिरकार ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा चुनाव के पहले निकालने के पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, बिहार की जनता
हिंदू हो या मुसलमान हो, उसको कुछ नहीं मिला, सिर्फ ठगा जाता है। ये बात आप जान लीजिए। जिस तरह से यहाँ की पार्टियाँ, आरजेडी ने बिहार की जनता का इस्तेमाल किया है, जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ संलिप्त होकर के बिहार के लोगों का इस्तेमाल किया है, ना यहाँ पे आप विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार दिला पाए और ना किसी चीज़ में डेवलप कर सके, ये बात समझ लीजिए। और आरजेडी ने जिस तरह से यादव और मुस्लिम का वोट लेकर के अपने आप को बिहार में, अपने आप को, सारी जनता को ठगा है। इन सबको आज के डेट में सोचना पड़ रहा है। जन सुराज मजबूती से बिहार में पैर पसार रहा है। और ये जो हमारे गिरिराज सिंह जो है ना, केंद्रीय मंत्री, ये जो हिंदू मुसलमान करते हैं, ये एक्चुअल में इनके पास कोई काम है नहीं। जनता को हिंदू मुसलमान से लेना देना नहीं कि ये कपड़ा मंत्री बने, केंद्रीय कपड़ा मंत्री बने। इनको देश को और खासकर हमारे बिहार को डेवलप करना चाहिए था, डेवलप की बात करनी चाहिए थी। आप जिस तरह से आप जो भी अभियान निकाल रहे हैं उसमें लोगों से संवाद करें और बिहार को डेवलप करने की बात करें। हिंदू मुसलमान की बात करके दंगा भड़का करके आप जीतना चाहते हैं, वोट लेना चाहते हैं। जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है इससे। इस बार गिरिराज सिंह इसमें कामयाब नहीं होंगे और माननीय नीतीश कुमार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। ऐसे गिरिराज सिंह को जेल के सलाखों के पीछे डालना चाहिए जो बिहार को बर्बाद करना चाहते हैं। ये बात आप समझ लीजिए। इसलिए गिरिराज सिंह को देन एंड देयर यहाँ पे इस जो अभियान निकाल रहे हैं, हिंदू अभियान निकाल रहे हैं, इसको रोकना चाहिए। इससे बिहार में सांप्रदायिकता फैलेगा और बिहार की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जाएगी। और नीतीश कुमार समझ नहीं पा रहे हैं। इनका इस बार आने वाले 2025 इलेक्शन में आप देखेंगे यही हालात रहा तो सफाया हो जाएगा। आप बोल रहे हैं गिरिराज सिंह, ठीक है, गिरिराज सिंह जो कर रहे हैं मान लीजिए वो जो भी हो, लेकिन प्रशांत किशोर जी भी खुद को मतलब राजनीतिज्ञ सलाहकार बोलते हैं, खुद को चाणक्य भी बोलते हैं। तो लेकिन उनकी राजनीति अभी तक केवल तेजस्वी यादव के आसपास सिमट कर रह जा रही है। वो बार बार तेजस्वी यादव पे कटाक्ष करते दिख रहे हैं कि वो 8वें फेल हैं, ये उनकी पढ़ाई को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर, मतलब उनके रहन सहन को लेकर ही केवल अभी कमेंट करते दिख रहे हैं। ना वो बिहार के विकास के बारे में अभी कुछ बोल रहे हैं, ना पलायन रोकने के बारे में अभी स्पष्ट रूप से कुछ बोल रहे हैं। क्या कहिएगा इस पर? लगातार 2.5 साल से जनसुराज प्रशांत किशोर लगातार लोगों से, इंटायर बिहार के 70% जनता से, 70% गाँव का संवाद कर चुके हैं और लगातार लोगों के बीच में उन्होंने आरजेडी को नहीं रखा है, जनता दल यूनाइटेड को नहीं रखा है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं रखा है। उन्होंने बिहार के प्लान के बारे में बात की है, बिहार के बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में बात की है कि आप अपने मुस्तकबिल को पहले संभालें, आप अपने एजुकेशन को संभालें। अगर आप कामयाब हो जाएंगे, आपका प्लान रुक जाएगा तो बिहार सबसे ऊंचे स्तर पे पहुंचेगा। जन संवाद में लगातार हमारे प्रशांत किशोर, लगातार हमारी टीम इन बातों को उठाती है। मेरे को आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह से इन लोगों ने इंटायर बिहार का बंटाधार किया है, जिस तरह से बुरी तरह से बर्बाद कर दिया बिहार को, हम लोग के बारे में बिल्कुल नहीं सुनना है। हमारे सूत्रधार को बस बिहार डेवलप करना है, बिहार के लोगों का बेहतर करना है, यहाँ के बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर करना है। ये बात आप जान लीजिए और यही मिशन है इस बार बिहार में और इंटायर जनता को यही चाहिए। आप देखेंगे एक जनाधार होगा, एक जन सैलाब की तरह जिस तरह से लोग पहुंचते हैं उस तरह से इस बार प्रशांत किशोर को वोट पड़ेगा। ये बात आप जान लीजिए। आप देख सकते हैं कि किस गर्मजोशी से मोहम्मद शहजाद अपनी बातों को रखते हैं और बिहार के विकास की बात करते हैं। आप हमेशा जब भी इनको देखे होंगे, ना हिंदू की बात करते देखे होंगे, ना मुसलमान की बात करते देखे होंगे, ये हमेशा बिहार के मुस्तकबिल की बात करते हैं, बच्चों की शिक्षा की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते दिखते हैं। नवंबर में जो चुनाव होने वाला है उसका जब रिजल्ट आएगा तब आएगा। आप तक उपचुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहें बेखौफ आवाज़। धन्यवाद।